नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आज चर्चा करेंगे CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर मुस्लिमों के अंदर बैठाए जा रहे डर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CAA समेत कई मुद्दों पर विदेशी मीडिया की कवरेज को लेकर नाराजगी जताई। पश्चिमी मीडिया द्वारा 3 तलाक, CAA और अनुच्छेद 370 पर सवाल उठाए जाने पर शाह ने कहा कि विदेशी मीडिया से पूछिए कि क्या उनके देश में 3 तलाक, मुस्लिम पर्सनल लॉ और अनुच्छेद 370 जैसे प्रावधान हैं क्या। विदेशी मीडिया द्वारा CAA को एंटी मुस्लिम बताए जाने पर शाह ने कहा कि आप इस कानून को अलग करके नहीं देख सकते। CAA पर CM केजरीवाल के बयान के बाद दिल्ली में बवाल हो गया है। दिल्ली में रह रहे शरणार्थियों ने CM आवास के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। भारी संख्या में लोग उनके आवास पर प्रदर्शन करते रहे। केजरीवाल ने कहा था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारी संख्या में लोग आएंगे तो रेप और चोरी जैसी घटनाएं बढ़ेंगी। भारत की सरकार रोजगार कहां से देगी? भारत के युवाओं को रोजगार अभी तो दे ही नहीं पा रही है, उनका कहां से व्यवस्था करेगी? मैंने उनका बयान सुना, माननीय गृह मंत्री जी का। अपने पूरे बयान में जो प्रश्न मैंने कल उठाए थे उसका किसी भी एक भी प्रश्न का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल मुझे गाली गलौज किया है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। मुझे छोड़ दीजिए, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, देश इंपॉर्टेंट है। देश के 140 करोड़ लोग इंपॉर्टेंट हैं, उनकी बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज हम पूरा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं। जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे? उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी? पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतजाम कर लो। सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो या अरविंद केजरीवाल हो या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम CAA लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। आपको बता दें कि CAA को लेकर तमाम तरह की गलतफहमियां हैं या कहा जाए फैलाई जा रही हैं। पहला भ्रम यह है कि भारतीय मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी। हकीकत कुछ और है। CAA भारत के नागरिकों की नागरिकता को किसी तरीके से प्रभावित नहीं करता है। यह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने से संबंधित है, न कि किसी से नागरिकता छीनता है। दूसरा भ्रम है कि नागरिकता प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज जुटाने होंगे, अन्यथा निर्वासित कर दिया जाएगा। हकीकत है कि राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लागू करने को लेकर कोई घोषणा हुई ही नहीं है। भ्रम, CAA भारतीय मुसलमानों को प्रभावित कर सकता है। हकीकत क्या है कि आप सुनिए। CAA 3 देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों पर लागू होगा। यह मुसलमानों सहित किसी भी धर्म के भारतीय नागरिक को प्रभावित नहीं करता है। चौथा सवाल उठता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुस्लिम भारत की नागरिकता नहीं ले सकेंगे। हकीकत यह है कि कोई भी नागरिक व्यक्ति देशीकरण के जरिए भारतीय नागरिकता हासिल कर सकता है। इसका मतलब है कि उसे 11 साल भारत में रहना होगा, उसके बाद वह नागरिकता के लिए कानूनी माध्यम से अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा नागरिकता कानून के खंड 5 के तहत भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। पांचवा भ्रम फैलाया जा रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम इन देशों के गैर अल्पसंख्यकों को नागरिकता से रोकता है। हकीकत है कि बलूच, अहमदिया और रोहिंग्या कभी भी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वो नागरिकता अधिनियम 1955 से संबंधित योग्यता को पूरा करें। छठा भ्रम फैलाया जा रहा है तीनों देशों से गैर कानूनी रूप से आए भारत में मुस्लिमों को वापस भेजा जाएगा। हकीकत यह है कि नागरिकता कानून का किसी को भारत से बाहर भेजने का कोई लेना देना नहीं है।
विदेशी नागरिक को भारत से बाहर भेजने की प्रक्रिया विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत की जाती है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की सियासी बयानबाजी क्या वास्तव में राजनीतिक लाभ दिला सकती है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है गौरव मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी हैं, डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, सुमित मल्होत्रा जी प्रवक्ता टीएमसी से हैं, देवेंद्र यादव जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हैं। पहला सवाल देवेंद्र जी से। देवेंद्र जी, आखिर समस्या क्या है? रोहिंग्या पे आपकी जबान नहीं खुलती है और वहीं 3 देशों के वो हिंदू जो दशकों से भारत में रह रहे हैं, कई लोग तो ऐसे हैं जो आजादी के बाद से ही आ गए थे, नागरिकता नहीं दिए थे आप, उसके बाद भी वो रह रहे हैं और भारत को अपनी भारत माता कहते हैं, देश के लिए बेहद जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, लेकिन आप उनको बाहर भगा रहे हैं। देश में जो रोहिंग्या रह रहे हैं, देखिए रोहिंग्या देश में आए कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। मेरी आवाज शायद रिपीट हो रही है। जी आप बोलिए। जी मैं यही कह रहा हूँ कि एक और आप जब कह रहे हो कि देश में जो रोहिंग्या जो हैं वो आए कैसे, ये सवाल है। तो रोहिंग्या इसलिए आए क्योंकि मोदी जी ने जो है उनकी जो कमजोर सरकार थी उनके कारण वो देश में घुसपैठ हुई। तो मोदी राज में देश में घुसपैठ हो रही है, ये बात आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है। दूसरी बात, जहां तक आप कह रहे हो कि हम हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, हम हिंदुओं का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि देश की जो जनता जो टैक्स देती है, जो किसान जो नारा लगाते हैं भारत माता की जय का, उन पर आप लाठियां बरसाते हो। और दूसरे देश से आए हुए जो पाकिस्तानी, दूसरे देश के लोग नहीं है देवेंद्र जी, आपको समझना होगा, ये भारत माँ की संतानें हैं जो बंटवारे में बांटी गई, धर्म के आधार पे बांटी गई। देवेंद्र जी, इस बात को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से समझिए। ये देश, ये भारत माँ की संतानें हैं जो बंटवारे में धीरे धीरे करके उनको भारत माता से अलग किया गया, लेकिन वो वापस अपनी भारत माता की गोद में है, भारत के साथ है। लेकिन आप उनको रोहिंग्याओं से जोड़ते हैं। आप कहते हैं रोहिंग्या की समस्या केवल बीजेपी की देन है, कांग्रेस में आए आपकी। आप सुन लीजिए देवेंद्र जी, आपने बोल लिया, अब मेरी बात सुनिए। आपने मेरी बात, आपको अब मेरी बात सुननी होगी। पहले आपको चीजें समझनी होंगी, केवल आपको तोते की तरीके से नहीं बोलना है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपना पक्ष रख दिया है, आपको उस पर सफाई देनी होगी। जवाब दूंगा, लेकिन मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर उसके बाद आप जो सवाल करेंगे मैं जवाब दूंगा। मैं सवाल का जवाब देने आया हूँ। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो लोग 2013 में पाकिस्तान से आ गए, आज आप उनको सीए के तहत भारत की नागरिकता दे दोगे तो वो पाकिस्तानी हुए ना, वो भारतीय कैसे हुए? दूसरी बात, आज देश में बेरोजगारी 65 साल के रिकॉर्ड तोड़ रही है। देश के युवाओं को आप रोजगार नहीं दे सकते हो, लेकिन पाकिस्तान से आने वाले, बांग्लादेश से आने वालों को रोजगार दोगे। ये सब हरकतों के कारण देश में बंटवारे की नींव पलती है और इसी तरह की नीतियों से देश को खोखला किया गया पिछले 50 सालों में। आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए, ये देश को खोखला करने की नीति है। हमारे साथ सुमित मल्होत्रा ये नीति तो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है, तो इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। सुमित जी, अब आप सुन लीजिए, सुमित जी को भी अभी फिर आते हैं आपके पास। सुमित जी, ममता बनर्जी जी कह रही हैं कि किसी भी कीमत पे हम सीएए को लागू नहीं होने देंगे, जबकि नागरिकता का सवाल केंद्र सूची में शामिल होता है। प्रसन्न भाई, देखिए, नागरिकता का सवाल जो है, आप जो आज विषय चल रहा है इस देश के अंदर, चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से भाजपा ने एक गेम खेलने की कोशिश करी है, एक समुदाय को पार करने की कोशिश करी है, तो उसमें आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि किसी भी समुदाय के लोगों की जो है नागरिकता नहीं जाएगी। ये कहाँ लिखा है इन्होंने नागरिकता नहीं जाएगी? केवल आप ये कह रहे हैं जो बाहर से चाहे पाकिस्तान हो, गंभीर प्रवक्ता है, आप पूछ रहे कहाँ लिखा है? जब होगा कुछ उसके बारे में तब तो लिखा जाएगा। क्या लिखा जाए कि पाकिस्तान के लोगों को यहाँ की नागरिकता नहीं दी जाएगी? देखिए, मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ प्रसन्न भाई, कई चीजें हैं इसके अंदर, अभी भी गोलमोल है छुपा हुआ। कोई गोलमोल नहीं है। जो भारत माँ की संतानें थी, अविभाजित भारत की संतानें थी, उनको उनका सम्मान दिलाया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो भारत को अपना देश कहते हैं, भले से पाकिस्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान में गए, बांग्लादेश में गए, लेकिन आज भी वो अफगानिस्तान में अगर किसी हिंदू को मारा जाता है तो आप बताइए
सामान्य बुद्धि से किसकी तरफ देखता है? हिंदुस्तान की तरफ देखता है, भारत की तरफ देखता है। और अगर वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रहा है तो इसमें क्या बुरी चीज है? वो भी दशकों से रह रहा है, हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आप कह रहे हैं कि बोझ बढ़ेगा, मैं कह रहा हूं कि वो देश की लाइबिलिटी है, उसको पूरा करना चाहिए। ये सरकारों का फैसला था बंटवारे का, न कि जनता का। आप सुमित जी समझिए इस बात को, ये बेहद गंभीर विषय है। आप सुमित जी मेरी बात सुनिए, ये बेहद गंभीर विषय है, आपको समझना होगा। ये बंटवारा जो हुआ ये सरकारों ने किया, देश की जनता ने नहीं किया। देश की जनता प्रसन्न भाई, जो 125 करोड़ देश के हिंदुस्तान हमारे लोग हैं, समझ 125 ये करोड़ जो आप आप उन्हें तो ठीक से रख नहीं पा रहे हैं। 3 करोड़ 4 करोड़ की बात करते हैं, ये भी हमारे हिंदुस्तान के हिस्सेदार हैं। उनकी माटी यही की है। सभी लोग हिंदुस्तानी हैं जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। मथुरा समुदाय 50 साल से रहता आ रहा है आपके बंगाल में। 3 करोड़ की जनसंख्या है। कल भी इस पर चर्चा हुई थी। उनका भी हिस्सा उतना ही है जितना हमारा और आपका। हम सफल नहीं होने देंगे कि किसी भी किस चीज को सफल नहीं होने देंगे? सुमित जी, किस चीज को सफल नहीं होने देंगे? सफल? अरे भाई, आज जिस तरीके से भाजपा केवल एक ही बिरादरी को, एक ही जाति को, अरे किस एक बिरादरी को कर रही है सपोर्ट? केवल अल्पसंख्यक की आड़ में कितना और ये देश का बर्बादी करेंगे, आप मुझे बताइए। अरे मैं पूछ रहा हूँ किसको आप अलग करना चाह रहे हैं? प्रसन्न भाई सुन लीजिए, सीधी बात करिए ना, दिल खोल के बात करिए। ये डिबेट ऐसा है कि सीधे हिंदू मुसलमान आप छोड़ दीजिए, आप बोलिए किसको आप कह रहे हैं कि अलग कर रही है बीजेपी? भाजपा की गेम चल रही है ना, मुझे आप बताइए। ये भाजपा उन लोगों का सम्मान वापस कर रही है जो 10 साल 20 साल 50 साल से रह रहे हैं। प्रसन्न भाई, आप चीजों को उलझाने की कोशिश कर। आज जो मीडिया का रोल चल रहा है, अरे भाई आप फिर मीडिया पे आ गए, हमारे से सवाल पूछते हैं आपके साथ क्या है? आप पूरे देश को विपक्ष में रहते हुए गवर्न करना चाहते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद है, डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी। आखिर दिक्कत क्या है CAA को लेकर? दिक्कत कहाँ कुछ दिख रही है? दिक्कत तो वहाँ दिख रही है जिन्होंने CAA को लागू कराने से पहले जो जोशो खरोश में बातें उछाली थी, दिक्कत वहाँ से पैदा हुई है प्रसन्न भाई। दिक्कत वहाँ से पैदा हुई है जिसने इस कानून को बनाया उसे ही इसका गोल मटोल जवाब जब देने लगा। दिक्कत वहाँ से शुरू हुई। सुनिए, बहुत देर से हम भी सुन रहे थे, आपके जैसे तेज तर्रार प्रवक्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, रहना चाहिए। नहीं तो दिक्कत ये आती है कि अब आप क्योंकि अपने दायित्व का निर्वहन आप बखूबी कर रहे हैं, आप इसमें जो भ्रम है उसे दूर करने की आपने कोशिश की है, लेकिन ऐसे ही कुछ प्रवक्ता आ जाते भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत उम्दा काम होता है। और भारतीय जनता पार्टी की नेता जो है इतनी क्या होना चाहिए, लेकिन आपको अपना स्टैंड नहीं मालूम है। मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस को समस्या क्या है, तो आप मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। बीजेपी को करना चाहिए, तृणमूल को करना चाहिए और आम आदमी पार्टी को करना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता है, आप ये बताइए CAA से क्या समस्या है? मैंने आपसे सवाल किया है, CAA से क्या समस्या है? भ्रम की स्थिति जो पैदा की गई वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा की गई कि अब मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, नागरिकता छीन ली जाएगी। बीजेपी ने कहा मुसलमानों को भगा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये बयानबाजी की, उसके बाद ये गलतफहमी फैली हुई है। आप कह रहे हैं कानून ठीक है, हम तो जो इस तरह के नेता है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। जिन भाजपाई नेताओं को ये नहीं मालूम है कि CAA का क्या है स्थिति, NRC अरे भाई हम तो कह रहे हैं, आपको मालूम है ना, सुन लीजिए। हम तो बोल ही रहे हैं, डॉक्टर स्नेहाशीष जी अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? हमारे हिंदू भाई बहनों को, सिख भाई बहनों को, पारसी जैन समुदाय के भाई बहनों को, सिंधियों को अगर मिल जाए नागरिकता तो इसमें समस्या क्या है? लेकिन बहुत अच्छी बात कही है। देखिए खुले दिल से इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि इसमें कोई समस्या नहीं है। खुले मन से बात करिए, स्नेहाशीष जी ने बड़ी अच्छी बात की है, खुले मन से बोला कोई समस्या नहीं है। अब बारी आ रही है बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी की। और एक बात सुन लीजिए, कांग्रेस आरोप लगा रही है आपके ऊपर गौरव मिश्रा जी कि आपके तमाम लोग CAA को लेकर अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिमों को पर कुछ टिप्पणी करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। क्या ऐसे नेताओं पे आप कोई कार्रवाई करेंगे? प्रसून जी उन नेताओं को यही जानते होंगे भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टमेटिक और अनुशासित पार्टी है, कोई इस तरह की हल्की बयानबाजी नहीं करता है। दरअसल देखिए समस्या कहाँ है प्रसून जी,
प्रसून जी, पूरे देश को विशेष रूप से जो बहुसंख्यक समाज देश का रहा है, हिंदू समाज, उसमें बंटवारा करके, उसमें विभाजन करके लगातार पिछले 75 वर्षों से कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल राजनीति करते आए हैं। आज पूरा देश एकीकृत हो रहा है, विशेष रूप से हिंदू समाज एकीकृत हो रहा है, और वहीं पर जब रोशनी एक्ट जैसा एक कानून ला करके रोहिंग्याओं को ऑफिशियली कश्मीर के अंदर बसाया जाता है इनकी सरकारों के द्वारा, तो उस समय इनको चिंता नहीं होती, उस समय रोजगार की चिंता नहीं होती, उस समय डेमोग्राफी चेंज की चिंता नहीं होती, और 20,000 करोड़ का घोटाला कर दिया जाता है। देश भर में अपराध रोहिंग्या करते हैं वो इनको दिखाई नहीं देता है। आज इन्हें वो लोग जो 75 वर्ष पहले भारत में प्रवेश किए थे, जो 75 वर्ष पहले 1 साल का बच्चा रहा होगा, वो 76 वर्ष का हो गया होगा बुजुर्ग, और उसको ससम्मान नागरिकता प्राप्त नहीं हुई इस देश की। इसका दोषी कौन है? लियाकत और नेहरू के समझौते में ये तय हुआ था कि ससम्मान उन्हें नागरिक बनाया जाएगा, उन्हें वापस फिर एकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन ये फैसला लागू हुआ मोदी के समय में। देवेंद्र जी, आपके नेता कहते हैं कि अगर इस तरह के लोगों को नागरिकता दी गई तो रेप और चोरी की घटनाएं बढ़ेंगी। क्या ये जबान फिसल गई या जानबूझ के इस तरह का बयान दिया गया? देखिए प्रसून जी, जो हमारे नेता ने कहा वो बिल्कुल सोच समझकर और सही चीजों को विश्लेषण के बाद ही कहा है। मेरे 4 सवाल हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं चाहूंगा वो जवाब दे जब उनका नंबर आए। पहली चीज, हमारे देश के युवा जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं उनको हरियाणा की भाजपा सरकार और मध्य प्रदेश से भाजपा के नेता इजराइल और रूस भेजने में लगे हुए नौकरी के लिए। उनको ये लोग नौकरी नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आए हुए, बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं को नौकरी दें। दूसरा सवाल, ये कह रहे हैं कि देश में रोहिंग्या आ गए हैं, देश में रोहिंग्या आतंक मचा रहे हैं। मेरा सीधा सवाल इनसे ये है कि 10 साल से हमारे देश में मोदी जी की सरकार है, क्या मोदी सरकार इतनी कमजोर है? क्या देश की सीमा इतनी कमजोर हो गई कि देश में कोई भी रोहिंग्या न मोदी सरकार कमजोर है? सुन लीजिए देवेंद्र जी, न मोदी सरकार कमजोर है, आप जैसे पार्टी, आपकी पार्टी ऐसे लोगों को संरक्षण देती है दिल्ली में। चोरी, दंगे, लूट की जितनी वारदातें होती हैं उसमें एक भी ऐसे लोग नहीं शामिल हैं जो सीएए से नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यह बात तय है कि उसमें रोहिंग्या शामिल है। वो केवल चोरी, लूट, रेप में ही नहीं शामिल है, देश के खिलाफ आतंक फैलाने में शामिल है। इस बात को आपको स्वीकार करना होगा और आपको ये समझना होगा कि आप 2 चीजों की बात कर रहे हैं। एक, उनकी हिस्सेदारी, अगर आप कहते हैं कि सीए के जरिए जिनको नागरिकता मिलेगी वो आपकी हिस्सेदारी लेंगे, तो भारत माँ की संतानें हैं जिनको सरकारों ने बांटा था। आज अगर मोदी सरकार का फैसला हो रहा है तो उसका स्वागत पूरे देश में मनाया जा रहा है। दिल्ली में कश्मीरी पंडितों ने उसका उत्सव मनाया, उसका स्वागत किया। उस फैसले का स्वागत मथुरा समाज के 3 करोड़ लोगों ने किया है। पूरे देश में दीपावली मनाई जा रही है। पता नहीं किस चीज को लेकर आप लोग छाती पीटते हैं। आपसे तो बढ़िया इसने आशीष वर्धन पांडे जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो साफ तौर पे कहते हैं कि अगर इस तरह से उनको नागरिकता मिलती है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ 30 सेकंड में अपनी बात करिए। मैं वही कह रहा हूँ, आज ये कह रहे हैं कि उनको हम लोग नागरिकता देंगे। दिल्ली में 75 लाख राशन कार्ड है। दिल्ली सरकार ने 10 बार केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि हमारे दिल्ली के नागरिकों के पास राशन कार्ड नहीं है, हमको बनाने दीजिए। लेकिन जब उनकी बात आती है तो केंद्र सरकार मना कर देती है कि हम वो राशन कार्ड बनाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। लेकिन दूसरे देशों से आने वाले 1.5-2 करोड़ लोगों और दूसरे, मैं इसी आपत्ति मेरी देवेंद्र यादव जी इसी पे है, और दूसरे देश के नहीं है, भारत माँ की संतानें हैं। आपने बंटवारा किया, सरकारों ने बंटवारा किया, उनका हिस्सा लूटा आपने। हमारे देश कलेजा फटता है इस तरह की बात करते हुए कि सरकारें फैसला करती हैं कि भारत माता की संतान कौन है, उनको बंटवारा करके पाकिस्तान में डाल देते हैं आप। इस्लाम के भरोसे आप छोड़े थे उनको, वो अपनी भारत माँ के पास वापस आ रहे हैं, अपनी भारत माँ के गोद में वापस आ रहे हैं, तो आपको बेचैनी हो रही है। आपका हिस्सा कहा जा रहा है, वो उनका हिस्सा वाजिब है। अगर एक महीने में कहा जाए तो हमसे और आपसे पहले ज्यादा कष्ट झेले, ज्यादा दर्द झेला उन्होंने, उनका हिस्सा पहले है। किसानों की मांगे पूरी के लिए पहले हमारे डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी, आपसे आप अपनी 30 सेकंड में बात कंप्लीट करिए जी। बात करना सिर्फ वोट बटोरने के लिए स्नेहाशीष जी का ऑडियो लाउड करिए। गलत और आम आदमी पार्टी के खिलाफ आवाज उठाती रही। ये सोचने वाली बात है कि जब ये लोग आएंगे तो हम इन्हें किस देश में रखेंगे।
उस देश में रखेंगे जो पहले से बेरोजगारी और भुखमरी और महंगाई की मार झेल रही है। ये ऑलरेडी 50 सालों से इसी देश के हिस्सा बने हुए हैं। इस लिहाज से ये चीज समझनी होगी, ये रखे नहीं जा रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, हमारे भाई है, इनको भारत से सरकारों के फैसले के कारण इनको हटाया गया। अफगानिस्तान क्या भारत का हिस्सा नहीं था, पाकिस्तान क्या भारत का हिस्सा नहीं था, बांग्लादेश क्या भारत का हिस्सा नहीं था। सरकारें फैसला कर देंगी कौन भारत माँ की संतान है। और सुनिए एक बात प्रसून भाई, मैंने फिर से बोल रहा हूँ मैं यही बात कि भारतीय जनता पार्टी में आपके जैसे तेज तरार लोगों की भर्ती होनी मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अपने पार्टी का पक्ष नहीं रख पा रहे, भाजपा की दुहाई दे रहे हैं। भाजपा क्या करेगी, भाजपा जानेगी। प्रवक्ता तो आप भी बहुत अच्छे हैं, आपने स्वीकार कर लिया कि सीएए से कोई समस्या नहीं है। बाकी दो प्रवक्ता स्वीकार करने में दिक्कत है। हमारे साथ मौजूद है सुमित मल्होत्रा जी। सुमित मल्होत्रा जी की आवाज बढ़ाइए और बताइए, सुमित मल्होत्रा जी, कांग्रेस से आप एग्री करते हैं? प्रसन्न भाई देखिए, जो आज हालात बने हुए हैं देश के अंदर, अभी आप बात कर रहे थे कश्मीरी पंडितों की, ये वही होगा जैसे सीए अभी लागू करा है ना जम्मू कश्मीर के अंदर। जो हमारे पंडित भाई हैं, कश्मीरी पंडित भाई हैं, वो भी आज दर दर भटक रहे हैं। आप कह रहे हैं दर दर नहीं भटक रहे हैं, उन्होंने अपने सम्मान से जीना सीखा है। पूरे देश में मिसाल कायम कर रहे हैं, एक से एक अच्छे पदों पे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं और तमाम मुश्किलों से लड़के, सुन लीजिए उन्होंने तुष्टीकरण के खिलाफ जिहाद किया है। आप ये समझ लीजिए, तुष्टीकरण के खिलाफ जिहाद किया और पूरे देश में अपनी जब दास्तान सुनाते हैं तो लोग कांग्रेस पे और वहाँ की सरकारों पे जम्मू कश्मीर की थूकते हैं, कहते हैं कि वो अपनी नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पाए। तमाम दास्तां है, इस पे भी एक बार जब डिबेट करेंगे तो हम आपको उसमें जरूर रखेंगे कि उनकी दास्तां क्या थी। समय की कमी के कारण फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप लोग चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।